हाय देयर, मैं आशुतोष उपाध्याय विल एंड चैंपियन एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इसमें मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, या यूँ कहें जितना मैंने क्वेश्चन आपको दिया है उतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यहीं से बनते हैं। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और तब आप जान पाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इतने ही क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन में आपके सारे प्रश्न हल कर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ पर राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पूछेगा। एक कंपाउंड दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पे NO2, CO2, कार्बोनेट आयन और ऐसे करके और भी सिंपल कंपाउंड का दे सकता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है कि किसी भी कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए या उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, हम उसे क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड पूछता है, टाइप्स भी पूछता है। ऐसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब तो जब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है के साथ क्या करता है बेटा, बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और हम उसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अगर है तो हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर भी होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी होता है, मतलब अलग अलग कंपाउंड के बीच में भी ये जुड़ बन सकते हैं और सेम कंपाउंड के दो अलग अलग एटम्स के बीच में भी ये बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके पास बहुत से हैं, आप वहाँ से उसे देख लेंगे। फिर इसके बाद डिफाइन फॉर्मल चार्ज विथ एग्जाम्पल, ये पूछ लेगा, या कंपाउंड दे देगा, कहेगा कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे बेटा, किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज अगर निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि वो अगर फ्री फॉर्म में है तो उसके पास उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिर उसमें से माइनस कर दीजिए जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। फिर हम क्या कर देंगे बेटा, उसमें से और माइनस कर देंगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको फॉर्मल चार्ज आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ठीक है ना। अर्थात इसमें अगर आप इसको समझेंगे तो वैलेंस शेल मतलब जो बाह्य कोशिका होती है, ठीक है ना, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच पेयर रिपल्सन थियरी, अर्थात उनके बीच जो रिपल्सन होता है। कहने का एक ही मतलब है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एक अपना एक प्रॉपर शेप होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो दूसरे स्ट्रक्चर्स में नहीं जाता। देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझे कि अगर H2O है तो H2O इस तरह से होगा ना। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये H2O है, तो हम क्या कर ले इसको यहाँ दिखा दे आपको, H2 यहाँ दिखाते हैं आपको। मान लीजिए H2O है बेटा, तो H2O अगर ये है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि क्या जरूरत है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के भी तो मॉलिक्यूल बना ही सकते थे ना, लेकिन उसको ऑक्सीजन से जोड़ने की जरूरत क्यों हुई। तो वही बात है, जरूरत हाइड्रोजन की नहीं, यहाँ जरूरत ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेव पूरा करना है, इसलिए वो क्या करता है बेटा, इन हाइड्रोजन्स को अपने से जोड़ने की कोशिश करता है, और जब भी इन्हें जोड़ेगा तो हमेशा एक फिक्स एंगल पर जोड़ेगा, ताकि दोनों के बीच फिर से वो अट्रैक्शन, वो प्रेम न उमड़ जाए, ताकि फिर से जुड़ करके उससे अलग हो जाए। इसलिए उनके बीच में यदि बॉन्ड बनता है तो उसे बॉन्ड पेयर कहेंगे, और जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको हम लोन पेयर कहेंगे। और याद रखिए कि लोन पेयर रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में भी हमेशा रिपल्सन होता है। इसलिए हर एक सेंट्रल एटम से जितने भी एटम जुड़ते हैं वो एक फिक्स एंगल पर ही जुड़ते हैं। इसलिए किसी हर एक केमिकल का, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर आप ये पढ़ लिए, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए
तो आप हाइब्रिडाइजेशन में एंट्री मार लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास sp sp2 sp3 sp3d sp3d d2 ये इनके आपको क्या करने हैं बेटा? इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर के साथ इसकी जियोमेट्री के साथ, ठीक है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हो टेबल। अगर आपने पढ़ा होगा टीचर के द्वारा तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है, ठीक है। मैं खुद ही पछता रहा हूँ कि मैं काफ़ी लेट हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं सोचा था कि वीडियोस अपलोड होने चाहिए थे, बट नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा सोचूंगा और करूंगा भी कि जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस अपलोड हों, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, MOT जानते ही होंगे, ठीक है। जहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होती है, ठीक है, वहां पर क्या आता है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, जिसमें आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताया जाता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जितने भी एटम होते हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं उस मॉलिक्यूल के चारों तरफ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको क्या देखना पड़ता है? बॉन्ड के जो फेज होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उनके भाई ये जो बॉन्ड बनते हैं, किसी का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है, कोई कम ज़्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है एनर्जी लेवल के आधार पर, ठीक है। तो उसका एक डायग्राम बनता है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, परीक्षा में भी पूछ लेता है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल when electrons are less than or equal to 14 or more than that, ठीक है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग तरीके से होते हैं। हमें पता होगा 1s2 2s2 करके हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1s2 2s2 में हमको सिग्मा पाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर 1s2 है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। फिर अगर 2s2 है सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 होगा, ठीक। जब p ऑर्बिटल आएगा तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई का बनेगा, जैसे px py की एनर्जी सेम होगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, अच्छे से पढ़िएगा। ये सेक्शन बी और सेक्शन सी, अधिकतर सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ये भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे। इसके बाद कंपेयर द मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना अगर आपको आता है तो वो उससे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर का फॉर्मूला भी निकाल लोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर किससे कैसे निकलेगी, और अगर आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पता है तो आप मैग्नेटिक फीचर भी उसका निकाल सकते हो कि, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर को समझ लीजिए। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कैसे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। जो भी आएगा वो उस मॉलिक्यूल का क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा। ऐसे ही कंपेरेटिव जितने भी मॉलिक्यूल दिए होंगे उनके बॉन्ड ऑर्डर की संख्या को काउंट करके उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जाम में पूछ बैठता है आपसे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन आते हैं, हार्डवेयर बहुत ही काउंटेबल क्वेश्चंस होते हैं, आना तय रहता है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर है तो उसमें मेमोरी के बारे में पूछ लेता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मैंने इसे लिखा नहीं लेकिन ये इसी के अंतर्गत आते हैं। रैम होता है, रोम होता है। मेमोरी की जब बात आती है तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो मैंने बताया रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में जब आप चले जाओगे तो फिर वहाँ पर आपको बेटा जो बाहर हम हार्ड डिस्क वगैरह CD वगैरह रखते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना तय है, ये आता ही आता है बेटा, ठीक है। बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अब इंटरनेट एप्लीकेशन तो पता ही है ना कि आजकल हम लोग ट्रांजेक्शन करना हो रहा है, एंटरटेनमेंट करना हो रहा है, ठीक है, या हमें कम्युनिकेशन करना है किसी तरीके से, तो हर तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल,
ठीक है। इसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन में से बहुत कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, आप देखेंगे याद अगर एक आध आएगा भी तो उसका और करके आता है तो आप उसे वहां से ले सकते हो। अदरवाइज जो आपके लिए बेहतर है, बायो के स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा बेहतर है केमिस्ट्री को देखें तो उसमें आप मैक्सिमा मिनिमा देख लीजिएगा, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बस इसको आपको बेटा पॉइंट से 0 0 को वैल्यू देखा जाता है, बहुत आसान है, इसको अगर पढ़ाया जाए तो आसानी समझ जाएंगे आप लोग। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, फिर कर्व स्केचिंग भी बहुत ही सरल तरीका है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है कर्व बनाने का, ठीक है। आप लोग क्लास 9 10 में भी अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों चीजें आप वहां पर पढ़े होंगे बेटा। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें आपको पता है कि यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे स्विच होते हैं और ठीक है ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। फिर इसमें आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी वगैरह और स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछता है, एग्जाम में दे देगा, फिर आपको निकालने के लिए कहेगा कि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए, इसका कितने बनते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो पूछता ही उसका। इसके बाद बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट है जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कि ये आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है। आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है बट अदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिसमें आप देख पाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। इसमें आप लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी इसमें आप देख सकते हैं कि बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल सब स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा। तो ज्योमेट्रिकल में आपको जब भी पूछेगा तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर इसको कैसे आपको 3 तरीके से दिखाना है, सिन एन टी ई जेड करके, ठीक है ना, सिन एन टी ई जेड करके या सिस ट्रांस करके आप इसे 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर कन्फर्मेशनल में राइट एंड लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आरएस कॉन्सेप्ट सॉरी, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म विद देयर एग्जांपल्स, ये हो गया आपका। लेकिन आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है बेटा, आपको पता होगा, इसमें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रकाश, इसमें बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट की आवश्यकता होती है। जब आप देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी केमिकल के आने पर क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा दे तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा दे उसको हम लेवो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 दिन आपको आईपीएससी पूछ लेगा, बहुत सामान्य आईपीएससी पूछता है। यदि आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप आईपीएससी आराम से कर लेंगे बेटा। वांडर वाल फोर्स पता ही है, पहले फोर्स को हम क्या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते थे, जब वांडर वाल ने और गैसों के बीच में उस फोर्स को देखा तो उसको वांडर वाल फोर्स कह दिया, ठीक। उसी वांडर वाल फोर्स के कई टाइप्स हैं, कहीं पर डाइपोल फोर्स है, कहीं पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, कई प्रकार के फोर्स वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है बेटा, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स। कार्बोकेटायन मतलब इसको आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर के आधार पर बनाना है, कौन ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन मतलब जो बेटा जिसके पास एक प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन दे करके रखा है उसने, और कार्बेनायन इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रखता है, ठीक। तो इनकी अरेंजमेंट को आपको देखना है बेटा। वांडरवाल फोर्स को थोड़ा अच्छे से देख लेना, फ्लो में अगर कहीं का कोई इधर उधर हो तो उसको समझ जाइएगा आप लोग। डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पूछता है बेटा। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पूछ लेता है बेटा। फिर आपका न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये पूछ लेता है, ठीक है, ये पूछता है। इसके बाद आप देखेंगे कि डिस्क्राइब बेंट रूल या फजान्स रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
एक तो आना तय है बेटा, चाहे जो आ जाए। डिस्क्राइब द इंटरमीडिएट रिएक्शन एंड दियर टाइप्स। अब इंटरमीडिएट रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन के दौरान बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं जो पार्शियली कुछ समय के लिए बनते हैं, फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो उन्हीं को हम इंटरमीडिएट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो बीच में आपको क्या देखने को मिलता है ना कि अब उसमें आपने देखा होगा कि कार्ब केटायन बनता है, कहीं पर आप देखेंगे कार्ब एनायन बन रहा है, जो कार्बीन है, ठीक है, जो नाइट्रीन है, ये सब उसी के उदाहरण है बेटा। ये उसके टाइप्स भी हैं, इसको आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत कम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूं और थोड़ा सा सिलसिलेवार से समझा दूं। डिस्क्राइब इंटरमीडिएट रिएक्शन हो गया बेटा। फिर डिस्क्राइब पी ब्लॉक विथ सम प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक पता ही है आपको। एस ब्लॉक जैसा कि आपको पता है, हाइलिना स्पॉट वाज ड्रॉप्ड इन सीज इन फ्रांस बिकॉज मैग्नी कॉज्ड ट्रांसिबेरी ऑन रेड। ऐसे ही पी ब्लॉक के भी मैंने बनाए हैं पूरे पोएम, ठीक है। उस पोएम के आधार पर आप उसका पूरा टेबल बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद पीरियोडिसिटी जो बोला गया, पीरियोडिसिटी में आप बता दीजिए कि लेफ्ट टू राइट जाते समय उनमें एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस हैं, टॉप टू बॉटम आते समय उनमें क्या चेंजेस आते हैं, आयनिक रेडियस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो रही है, फिर ठीक है ना, ये सारी चीज जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद डिस्क्राइब पी ब्लॉक, ये हो गया आपका। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए सेक्शन ए के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जो एक एक, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सेक्शन ए की ये सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी टॉपिक आप पढ़ लीजिए, हो सकता है इन 2-3 को मिला करके सेक्शन बी बना दे। बात को समझिएगा, सेक्शन बी बना दे, ठीक है, 2-3 को मिला करके सेक्शन सी बना दे, तो कुछ भी संभव हो सकता है। केमिस्ट्री मैंने कहा ना, इतना जितना मैंने दिया है उतना ही आप पढ़ लीजिए, अच्छे से सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। फिर देखिए जैसे सेक्शन ए में एटॉमिक रेडियस, क्या वही मैंने पीरियोडिसिटी में बताया ना, अगर वहां समझ गए तो यहाँ तो आप लिख ही लोगे आराम से। आयनिक रेडियस क्या है बेटा, ओवरलैपिंग क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, बताया जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, तो रीजन पूछता है व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर, तो आप बता दीजिए रनिंग वे में कि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो हाइट ज़्यादा स्थान स्पेस लेकर के चलते, मतलब ज़्यादा स्थान कवर करती है, ठीक है, और लेटरल साइड में उनको ज़्यादा ज़्यादा स्पेस में वो कवर नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं बेटा। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ठीक है, इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन छोटे छोटे, ये 60 नोट्स में ही आते हैं, लॉन्ग में नहीं आते बेटा। फिर कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो केमिस्ट्री में इनका अच्छा योगदान है, हरगोविंद खुराना का है, ठीक है ना, फिर शांति स्वरूप भटनागर का है, प्रफुल्ल चंद्र राय का है बेटा। फिर कुछ टॉपिक आपके हैं बेटा, परम्यूटेशन है बेटा, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे बेटा, आपके पास वक्त है तो इसको खूब सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए, समझिए, एक एक बिंदु को समझिए और समझने के बाद परीक्षा की अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर बेटा आपको अच्छे नंबर गेन होंगे और साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यदि मेरा उसमें थोड़ा सा भी सहयोग हो पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और एक जानकारी मैं हर एक वीडियो में अभी डालूंगा कि बहुत जल्द यहाँ पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के और बीएससी सिक्स सेमेस्टर के, ठीक है ना, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड गो। थैंक यू, टेक केयर।